हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एजुकेशन बस्सी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान में बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी जारी होने वाली है। इसके लिए अगस्त में जहां तक है, जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। तो इसमें आपको टेक्निकल हेल्पर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूँ। ये सभी के लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं और जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो आज हमने चुंबक का चैप्टर लिया है। इसमें 53 से 75 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 52 क्वेश्चन हम 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप ये नंबर लिखे हुए हैं 8503969622, इस पर आप 52 to 75 मैग्नेट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ इस प्रकार से लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको उस नंबर पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें से ये क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो क्वेश्चनों का सिलसिला जारी करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्स का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्या उदासीन होता है। ऑप्शन बी है धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी है ऋणात्मक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अधिक होता है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक सही है, उसका चुनाव करना है। तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं एक्स का मान होता है वो ऋणात्मक को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋणात्मक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की तरफ बढ़ते हैं। तो 54 क्वेश्चन नंबर कहता है कि जो निम्न में से कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। जो आपको पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निकिल, इस्पात, लोहा और तांबा, इनमें से डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। एक बार फिर देख लीजिए, यानी कि जो निम्न में से कौन सा पदार्थ डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। निकिल, इस्पात, लोहा और तांबा, इनमें से आपको डायमैग्नेटिक पदार्थ कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसके अंदर से यानी कि ये जो निकिल, इस्पात और लोहा है ये कौन से पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। जबकि जो तांबा है, तो तांबा कौन सा पदार्थ है, डायमैग्नेटिक पदार्थ है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है वह क्या होती है। यानी कि कोई तत्व है उसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायमैग्नेटिक पदार्थ। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जबकि ए ऑप्शन में है फेरोमैग्नेटिक, बी ऑप्शन में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और बाइपोलर। तो जो जिस तत्व की यानी मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है पारगम्यता, तो उसे क्या कहा जाता है, डायमैग्नेटिक पदार्थ। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि पैरा चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इनमें से पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है चुंबक द्वारा, क्या पैरा चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं। फिर द्विचुंबकीय पदार्थ के समान होते हैं, ये सामने नहीं है, समान है। फिर सी ऑप्शन है चुंबक द्वारा हल्के से विकर्षित होते हैं। डी ऑप्शन है इस इकाई से कम पारगम्यता वाले पदार्थ होते हैं। तो जो पैरा चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित कर लिए जाते हैं। तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चुंबक द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एंटीमनी किसका उदाहरण है। जो एंटीमनी है वो किसका उदाहरण है? क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ का है, अनुचुंबकीय पदार्थ का है, रोधन पदार्थ का है, लोह चुंबकीय पदार्थ का है? तो जो एंटीमनी है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि जो सामग्री चुंबक की ओर कड़ी से आकर्षित नहीं होती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? जो सामग्रियाँ यानी कि चुंबक की ओर कड़ी से मतलब आसानी से आकर्षित नहीं होती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है चुंबकीय ध्रुव, ऑप्शन बी है डायमैग्नेटिक सामग्रियाँ, ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक सामग्रियाँ और ऑप्शन डी है पैरामैग्नेटिक सामग्रियाँ। तो जो यानी कि आसानी से आकर्षित नहीं होती है, जो चुंबक की सामग्रियाँ आसानी से आकर्षित नहीं होती है उन्हें पैरामैग्नेटिक सामग्रियाँ कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तांबा, चांदी, सोना और कोबाल्ट। इनमें से यानी कि कौन सा पदार्थ है जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ है? तो इसकी बात करूं मैं तो इसमें जो तांबा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ है इसके अंदर तांबा है। लेकिन 2018 में JVVNL में जो ये एग्ज़ाम आया था तो वहाँ पर चांदी ऑप्शन में था, तो उन्होंने चांदी ऑप्शन में माना था। जबकि जो निम्मी की आपकी बुक है, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निम्मी की बुक है, उसके अंदर तांबा आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये कन्फ्यूज़न का सवाल बना हुआ है कि बिजली विभाग मान रहा है इसमें तांबा ए ऑप्शन, और जो निम्मी की किताब है जो निम्मी किताब है उसमें तो तांबा ऑप्शन दिया गया है। और जो आपकी टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी में ये क्वेश्चन पिछली बार आया था 2018 में, तो उसमें चांदी दिया गया था। तो इसके अनुसार ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन निम्मी की किताब में तांबा दिया गया है, तो आपको तांबा ही ऑप्शन में राइट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है एक अनुचुंबकीय सामग्री के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान क्या होता है? ये मन नहीं है, चुंबकशीलता का मान क्या होता है? इस प्रकार से किसके बारे में पूछा गया है? अनुचुंबकीय सामग्री के बारे में। तो जो अनुचुंबकीय सामग्री होती है क्या उसका मान अत्यधिक उच्च होता है, या फिर इकाई से थोड़ा अधिक होता है, या फिर ऋणात्मक होता है, या फिर इकाई से कम होता है? तो जो अनुचुंबकीय सामग्री होती है उसका मान इकाई से थोड़ा सा अधिक होता है, जबकि जो लोह चुंबकीय सामग्री होती है उनका इकाई से 1000 तक होता है, और जो प्रतिचुंबकीय होती है उनका इकाई से भी कम होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका इकाई से थोड़ा सा अधिक, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर यानी कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। PDF 5275 लिख के आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इससे मैं आपको ये PDF वहाँ पर अवेलेबल करवा दूँगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है क्यूरी बिंदु तापमान है जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? यानी कि जो क्यूरी बिंदु तापमान होता है वहाँ पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करने लग जाते हैं। तो जैसे कि आपके ऑप्शन थे प्रतिचुंबकीय, रोधन, अनुचुंबकीय और समवायी। तो जो क्यूरी बिंदु तापमान होता है उसमें लोह चुंबकीय पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ की तरफ। तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि कोबाल्ट एक कौन से पदार्थ का उदाहरण है? यानी कि कोबाल्ट कौन से पदार्थ का उदाहरण है? क्या पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं है?
तो कोबाल्ट एक प्रकार से फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो फेरोमैग्नेटिक ऑप्शन ए, बी, सी और डी इस प्रकार से है। तो आपका ये जी वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, तो ये आपका राइट हो जाएगा। कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि जो लोहा किस प्रकार का पदार्थ है, यानी कि लोहा जो पदार्थ है वो किस प्रकार का है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या फेरामैग्नेटिक है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो जो लोहा है वो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इनमें जो ये ऑप्शन है ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इस पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि टाइपिंग में एक सीरीज चल चुकी है यहाँ पर जो ए से जी तक, ए से जे तक आगे तक जा रही है। तो जो लोहा है वो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, इसके अंदर ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जो आयरन, निकिल और कोबाल्ट है वो कौन सी धातुएं हैं, ये किस प्रकार की धातुएं हैं। क्या लोहे चुंबकीय पदार्थ में की श्रेणी में आता है आयरन, निकिल और कोबाल्ट, कि फिर अस्थायी चुंबक की श्रेणी में, यानी कि अस्थायी चुंबक बनाया जा सकता है इनसे, या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो जो लोहा, निकिल और कोबाल्ट होते हैं वो लोहे चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर लोहे चुंबकीय पदार्थ, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे चुंबकीय पदार्थ है। इनमें से आपको ये बताना है कि जो लेड है ये क्या, ये ऑप्शन है, निकिल है क्या, ये ऑप्शन है, तांबा और प्लेटिनम, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में आपका राइट आंसर निकिल हो जाएगा। जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है वो निकिल, कोबाल्ट और नियोडियम इस प्रकार के जो धातुएं हैं वो लोहे चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। क्या टंगस्टन है, क्या एल्यूमिनियम है, क्या कॉपर है, या फिर निकिल है। तो इनके अंदर यानी कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के अंदर आपका इसमें राइट आंसर निकिल हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक के अंदर आपका निकिल राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि फेराइट का निम्नलिखित में से संबंध है, यानी कि फेराइट का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। क्या लोहे चुंबकीय सामग्री है, या फिर पैरा चुंबकीय सामग्री है, या अनुचुंबकीय सामग्री है, या फेरी चुंबकीय सामग्री है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो फेराइट प्रकार के जो क्रोड उपयोग किए जाते हैं चुंबक में तो किस प्रकार से संबंधित है। जो फेराइट यानी कि जो वायु क्रोड, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो वायु क्रोड प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कौन सी क्रोड प्रयोग की जाती है। तो उनमें फेराइट प्रकार की क्रोड प्रयोग की जाती है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फेरी चुंबकीय पदार्थ। जो क्वेश्चन नंबर 67 है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता होती है, यानी कि ये जो पदार्थ है आपके पास 4 प्रकार के, इनमें से कौन से पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता होती है। क्या विषम चुंबकीय पदार्थ की होती है, या फिर लोहे चुंबकीय पदार्थ की होती है, या सम चुंबकीय पदार्थ की होती है, या फिर एंटी लोहे चुंबकीय पदार्थ की होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 है इसके अंदर जो सकारात्मक संवेदनशीलता होती है वो जो लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 69 कहता है ऐसे पदार्थ जिनको आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और काफ़ी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है तो उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है। क्या फेरोमैग्नेटिक,
डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर स्थायी तौर पर चुंबकीय। तो ऐसे पदार्थ जिनको आसानी से चुंबकित किया जा सकता है और काफ़ी मजबूत चुंबक बनाया जा सकता है, तो उनको फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि इस प्रकार के पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? यानी कि चुंबक द्वारा बहुत ज़्यादा आकर्षित पदार्थ कौन सा है? क्या डायमैग्नेटिक पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ है या है? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है वो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं और वो चुंबक द्वारा आसानी से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 कहता है कि चुंबकीय हिस्टैरिसीस की क्या विशेषता है? जो चुंबकीय हिस्टैरिसीस होता है उसकी क्या विशेषता होती है? वोल्टता के पीछे क्षेत्र प्रबलता का पश्चगामी रहना, धारा के पीछे फ्लक्स घनत्व का पश्चगामी रहना, फिर क्षेत्र प्रबलता के पीछे फ्लक्स घनत्व का पश्चगामी रहना, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका राइट आंसर हो जाएगा जो क्षेत्र प्रबलता होती है उसके पीछे फ्लक्स घनत्व का पश्चगामी रहना। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन आपका ये राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि एल लंबाई के और बी फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हुई एक धारावाहक सुचालक पर लगने वाला बल कैसा होगा? कि आपके पास एल लंबाई और बी फ्लक्स घनत्व वाले चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इस प्रकार से आपके पास चुंबक है और यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है एल और इसका फ्लक्स घनत्व कितना है बी। तो इसके समांतर यानी कि यहाँ पर एक वायर रखा हुआ है, तो इस वायर पर लगने वाला बल कैसा होगा? तो जब यहाँ पर अगर बात करते हैं चुंबकीय बल की, तो चुंबकीय बल होता है BIL साइन थीटा। तो चुंबकीय बल होता है BIL साइन थीटा। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में लागू होता है? जब धारावाही चालक इसके लंबवत स्थिति में हो। लेकिन यहाँ पर धारावाही चालक को समांतर रखा गया है, तो समांतर रखे हुए चालक में किसी प्रकार का कोई बल लागू नहीं होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई धारावाही चालक रखा जाता है तो उसके अंदर यानी कि बल कार्य करता है। लेकिन अगर समांतर में रखा जाता है कोई वायर तो उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो इसके अंदर बल 0 हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पर यानी कि 0 आंसर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि एक चुंबकीय सर्किट में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? जो चुंबकीय सर्किट होता है उसमें कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? क्या इनपुट शक्ति के लिए कम किया जाता है, या फिर कॉपर क्षय के लिए कम किया जाता है, या फिर हिस्टैरिसीस लॉस के लिए कम किया जाता है, या फिर एडी करंट लॉस के लिए कम किया जाता है? तो जो आपकी यानी कि लेमिनेटेड करते हैं कोर को, तो वो हिस्टैरिसीस एडी करंट क्षति को कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है। जबकि अगर हिस्टैरिसीस क्षति को कम करना है तो वहाँ पर सिलिकॉन स्टील की क्रोड प्रयोग करेंगे। कौन सी क्रोड? सिलिकॉन स्टील की क्रोड, जिससे कि हिस्टैरिसीस क्षति कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एडी धारा करंट क्षय। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि BH कर्व में हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल क्या रिप्रेजेंट करता है? जो BH वक्र होता है जिसे BH कर्व भी कहा जाता है, उसमें हिस्टैरिसीस लूप होता है इस प्रकार से। तो इसमें जो हिस्टैरिसीस लूप होता है यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या उसका क्षेत्रफल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका क्षेत्रफल जो इसमें से हानि उत्पन्न होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन देखिए, एनर्जी लॉस,
इंडक्शन ये एनर्जी गेन है, इंडक्शन, एनर्जी लॉस और कैपेसिटेंस। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर एनर्जी लॉस, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो BH कर्व में हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल एनर्जी लॉस को प्रदर्शित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है कि BH कर्व का लूप, जो BH लूप का क्षेत्रफल है वो क्या दर्शाएगा। तो BH लूप का क्षेत्रफल है वो इस ऑप्शन में से क्या दर्शाएगा। ए ऑप्शन है तांबा क्षति, बी ऑप्शन है एडी करंट, सी ऑप्शन है लोहा क्षति, डी ऑप्शन है हिस्टैरिसीस क्षति। तो जो BH लूप का क्षेत्रफल होता है वो हिस्टैरिसीस क्षति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन नंबर का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने इन क्वेश्चनों का अध्ययन किया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का अध्ययन करते रहेंगे और आने वाली हर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी में इन्हें हम फाइट करेंगे। तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन है उस पर ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।